हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बहुत दिनों बाद चैप्टर कवर करने वाले हैं। थंबनेल आपने देख ही लिया है। ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद बनाने वाला हूँ, मतलब 1 साल हो गया है मुझे शायद। वो लास्ट वीडियो जो आपने देखी होगी 7 चैप्टर इसी बुक से। आज 8वां चैप्टर करने वाले हैं। वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि बहुत ही दिनों बाद बना रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी हो जाएगी यहाँ पे। अब ये जो चैप्टर है, आपको ऐसा लग सकता है कि आपने दोबारा पढ़ा है पहले, एक दो बार, मतलब शायद 7 चैप्टर में या उससे पहले। तो हाँ, क्योंकि पूरा एक बुक तो एक ही है ना, ऑब्वियसली एक पूरा सब्जेक्ट है हमारा, तो उसी पे हम बात कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें रिपीट हो सकती हैं और कुछ चीज़ें आपको कुछ नई समझ में आएंगी जो शायद पुरानी वीडियोस में नहीं आई होंगी। तो वो मैं आपको आज समझाऊंगा। कुछ वीडियो में शायद मैंने कुछ गलतियां भी की हैं कुछ शब्दों में, तो वो मैं आपको समझा दूंगा आज। आपको क्लियरिटी रहेगी। और मेरा एक सजेशन भी रहेगा आप लोगों को कि अगर आपका एग्ज़ाम्स नज़दीक है तो आप वीडियो मत देखो। फिर आप मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पे मैंने PYQs करा रखे हैं पिछले साल के आंसर्स के साथ। ठीक है, क्वेश्चन लिखे हैं, उनके नीचे आंसर्स लिखे हैं साथ में खुद ही हाथों से। और एक तरीके से वो नोट्स के रूप में देख सकते हो आप उनको। आंसर भी है, वो नोट भी है। ठीक है, मतलब वन लाइनर आंसर है वो, और उनको आपको एक्सप्लेन करना होता है। बस इतना आपको याद रखने के लिए मैंने इजी करने के लिए वो किया है, ताकि कम समय में हम ज़्यादा चीज़ें याद कर सके। तो आप उसको भी कर सकते हैं। बाकी ये चैप्टर तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, शायद इसके बाद वीडियो ना भी आ पाए, क्योंकि यार मेरा भी एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मुझ पर भी काफ़ी प्रेशर है, इसलिए मैं अभी बना नहीं रहा हूँ वीडियोज़। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। आपकी कमेंट आए थे तो मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, बना देते हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट आए जा रहे हैं कि बनाओ इस वीडियो पे, मतलब इस पे बनाओ। तो ठीक है, चैप्टर का नाम आपने देख ही लिया है, बिक्री प्रक्रिया है इसका नाम। तो बेसिकली जो सेलिंग प्रोसेस होता है उस पे हम बात करने वाले हैं। अब ये जो लैंग्वेज है ना इस बुक की, इन्होंने इतनी गड़बड़ी कर रखी है इसको समझाने में, क्योंकि इन्होंने क्या किया होगा, गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल किया होगा। काम तो करना नहीं इन लोगों को। तो गूगल ट्रांसलेट में क्या होता है, वो चीज़ों के जो मतलब है वो बदल जाते हैं, तो समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। मुझे पता है आप लोगों को, पर कोई बात नहीं, मैंने थोड़ा बहुत ईज़ी कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। पहला जो है परिचय की बात करें, देखो सब कुछ परिचय के अंदर ही है। अगर आपने परिचय समझ लिया अच्छे तरीके से, तो आप पूरा चैप्टर समझ जाएँगे क्या है इसके अंदर। अब देखो परिचय में क्या लिखा है, मैंने जो हाइलाइट किया आपको बस वही पढ़ना है, इसके अलावा एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं पढ़नी, इतने में आपका काम हो जाएगा, आपको पूरा चैप्टर रट जाएगा। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। क्या कह रहा है, बिक्री प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विक्रेता संभावनाओं की पहचान करता है। विक्रेता मतलब सेल्स पर्सन, ठीक है। सेल्स पर्सन जो सेल करता है, अब वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। क्या करता है, संभावनाओं की पहचान करता है, उन्हें योग्य बनाता है और उनसे संपर्क करता है, बिक्री की प्रस्तुति देता है, उनकी आपत्तियों की संभालता है और बिक्री बंद कर देता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है, बिक्री बंद करना। शायद लास्ट वीडियोज में मैंने इसका मतलब गलत बताया था आपको, सॉरी फॉर दैट। आई अपोलोजाइज, मैं अपनी गलती मानता हूँ। शायद लास्ट वीडियो में मैंने वीडियो देखे काफ़ी टाइम हो गया है, पर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलती की थी इसके अंदर कि भाई बिक्री बंद करना, बिक्री बंद करने का मतलब होता है क्लोजिंग करना। अब जैसे हम बोलते हैं ना, भाई मेरा ये जो चीज़ है बुक कर दो, बुक मतलब क्लोजिंग होता है, वो क्लोज कर दो कि भाई मैं ये ले रहा हूँ, मतलब ये मेरी हो चुकी है ना। क्लोजिंग का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे जो बंद करना है, बिक्री को बंद करने का मतलब है कि वो क्लोज कर दो कि ये मैंने खरीद ली है, अब आपको किसी और को सेल नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो ये होता है बिक्री बंद करना। बिक्री बंद करने के बहुत सारे तरीके आपको आगे मिलेंगे, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ क्या होता है। बाकी यहाँ पे क्या है, जब भी आप चीज़ें करते हो वो प्रोसेस होता है हर चीज़ का ना। अब एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो कैसे जाते हो, आप थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हो, PYQs देखते हो, थोड़ी स्टडी करते हो, एक दिन बैठते हो आप पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो एक दिन में आप सोचते हो कि सब कुछ पढ़ लिया जाए, जो भी है वो इतना पॉसिबल नहीं रहता है। तो ये प्रोसेस है, फिर आप जाओगे एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम सेंटर जाओगे, आपको आपको नंबर देखना है आपका कि आपके कहाँ नंबर है, तो वो प्रोसेस ही तो है। आप जा रहे हो अपनी सीट तक बैठ रहे हो, फिर आपको आपका जो एग्ज़ामिनर है वो आके आपको अपनी आपकी आंसर शीट दे रहा है, आपको आपकी क्वेश्चन पेपर दे रहा है, फिर आपको सिग्नेचर भी करने हैं उसकी सीट पे जो उसके पास होती है, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं और उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हो। तो ये क्या है, एक पूरा प्रोसेस है। ऐसा ही जब बिक्री हम करते हैं, यानी कि हम जब सेल कर रहे होते हैं, आप खुद खुद सोचो, आप एक सेल पर्सन हो, तो आप कुछ भी सेल करने जा रहे हो, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि भाई आपको वो चीज़ बेचनी है। ऐसे तो आप एक सेल पर्सन बने हो ना, कि आपको वो चीज़ बेचनी है, तो उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें देखते हो, वेरिएशंस वहाँ पे आपको देखने को मिलती है।
कि भाई जब भी आप जा रहे हो तो आपको वो चीज़ दिखानी पड़ेंगी कि भाई देखो मेरे पास ये मैं टी-शर्ट्स बेचता हूँ या बेचती हूँ, मेरे पास डिफरेंट टाइप्स के कलर्स हैं और इसमें काफ़ी डिज़ाइन्स हैं हमारे पास, काफ़ी अच्छे प्रिंट्स हैं और ये प्रिंट्स निकलते नहीं हैं धुलने के बाद भी, इसके कलर्स बहुत अच्छे हैं। आँखों में बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब देखने में बहुत अच्छे लगते हैं लोगों को दूर से, उन पे भी बहुत जचते हैं। अब आप मतलब काफ़ी बॉडी को एक तरीके से बड़ा ही एडजस्ट रखते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती इनको पहनने के बाद, कलर्स भी नहीं उतरता। ऐसा मतलब आप बताओगे, आपको अपनी जो चीज़ है उसकी अच्छाई बतानी होती है। आप नॉर्मली आपके घर में भी कोई आता है कुछ सेल करने के लिए, तो आपको अपने जो भी वो बेचता है उसकी अच्छाई बताता है ना प्रोडक्ट की, वस्तु की। तो वही है और कुछ आपत्ति होती है, आपत्ति मतलब आप कहते हो ना कि भई अगर इस खराब हो गया तो या ये हो गया तो, फट गया तो, है ना? तो वो आपत्तियाँ हैं, तो उनको भी आपको दूर करना है कि भाई अगर आप खराब हो भी जाए, कोई बात नहीं, मशीन है या कपड़ा है, तो कोई बात नहीं, हम बाद में बदल देंगे अगर ऐसा हो जाता है तो, है ना? नया कोई ले लेना तो उसे ले लेना, आप दूसरे कलर के ले लेना, तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है? ये होता है आपत्ति को सँभालना, ठीक है? आप अगर सेल्स पर्सन बनना चाह रहे हो, अगर आपको सेल्स में जाना है, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। अब अभी आपको फिलहाल तो एग्ज़ाम देना है, तो आप उसको उसके हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो। अभी देखो मैंने जो टाइम लगाया है ना, आपको ये जानबूझ के लगाया है इस टॉपिक को समझाने में, क्योंकि ये सारा पूरा मतलब एक तरीके से कहते हैं ना रूट, ये पूरी एक जड़ है आप लोगों के लिए इस चैप्टर को समझने में। दूसरी चीज़ है प्रक्रिया। अब मैंने जो मतलब बताया आपको वही सेम यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भई एक बिक्री प्रक्रिया को एक अनुक्रमिक कदम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो एक विक्रेता एक ग्राहक में एक संभावना को बदलने के लिए बिक्री चक्र पर करता है ना? एक एक तरीके से रिसाइकल या साइकिल के रूप में आपको देखने को मिलता है कि आप एक सेल पर्सन हो, आपको ग्राहक पकड़ना है, उसको आपको चीज़ों को बेचना है ना? आप वहाँ पे संभावना ढूँढोगे कि क्या ये क्यों आया है मेरे पास, है ना? कोई भी दुकान पे चल गया आएगा आपकी, तो वो क्यों आया है कि उसको खरीदना है। अब कुछ हर तरीके के लोग होते हैं ना, अब ज़्यादातर लोग आपको देखने को मिलेंगे इंडिया में जो कि सस्ता खरीदने के चक्कर में रहते हैं। उनको हर चीज़ चाहिए सस्ते में, है ना? बे बेहस उनको बेहतर भी चाहिए और सस्ती भी चाहिए। तो ये संभावना है, आपको क्या करना है वहाँ पे दिमाग लगाना है कि इसको मैं सस्ती चीज़ दिखाऊँगा पहले से ही, उसके प्राइस को ज़्यादा बढ़ा के दिखाऊँगा ताकि ये मेरे से खरीद ले, है ना? मैं कम कर दूँगा इसको दिखाने के लिए, देखो मेरे को घाटा हो रहा है लेकिन फिर भी मैं आपको बेच रहा हूँ ताकि आप मेरे कस्टमर बन जाएँ रेगुलर। तो ये तरीका होता है सेल्स पर्सन्स के, है ना? वो हमारे साथ ये सब करते हैं रेगुलर, तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि भई ये ऐसा होता है, ठीक है? बिक्री प्रक्रिया के लाभ क्या होते हैं? तो ये लाभ बता रखे हैं कि भई क्या-क्या है इसमें, ये बेसिकली यहाँ सवाल नहीं बनेगा पर मैंने हाइलाइट कर दिया है कि भई संभावनाओं के साथ गहरी समझ विकसित हो सकती है आपकी यहाँ पे, कि भई आपको क्या-क्या करना चाहिए, है ना? बिक्री के समय पे आपको क्या-क्या करना चाहिए, क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए, आगे हैं वो सब चीज़ें, ठीक है? तो अभी आपको घबराना नहीं है, मैं हूँ, लास्ट तक आपको बताऊँगा सब कुछ। विपणन रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करना, यानी कि जो सेलिंग प्रोसेस है उसको अच्छे से आपको समझना है, बंदे को एकदम पकड़ के रखना है, बंदी को जो भी है, जिसको आपको सामान बेचना है, ठीक है? कि वो आपके हाथ से छूटे ना। अब देखो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि जो सेल्स पर्सन होते हैं, अब वो क्या करते हैं, अपने ग्राहकों को पकड़ के रखते हैं, कैसे? कि सर अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। वो दुनिया भर की चीज़ें आपके सामने ला के रख देंगे, है ना? आप कपड़े खरीदने जा रहे हो तो वो 36 वैरायटी ला के रख देंगे आपके सामने ताकि आप विवश हो जाएँ खरीदने के लिए, है ना? वहाँ पे इतना प्रेशर क्रिएट करते हैं कि आपको एक तरीके से ऐसा देखेंगे आपकी मतलब आँखों में कि आप खरीद लो प्लीज़ यार, मेरे को बहुत ज़रूरत है पैसों की, इस तरीके से वो आपको करेंगे। अब पूरा जो उनकी जो टेबल होती है जिस पे वो कपड़े दिखाते हैं आपको, पूरा भर देंगे ला-ला के। आपको लगेगा कि इतनी मेहनत कर रहा है, एक तो खरीद ही लेता हूँ, खरीद ही लेती हूँ। तो ये एक मेंटली टॉर्चर रहता है उनकी तरफ से ताकि आप उनको खरीदें। तो यही एक प्रोसेस है बिक्री का, ठीक है? इसी को हम बिक्री प्रोसेस कहते हैं। ये लाभ होता है इसका कि आप सीख पाते हो कि कैसे हम चीज़ों को ज़बरदस्ती बेचें, ठीक है? क्योंकि ग्राहक ऐसे ही हैं यार, अब उनको बेचना भी पड़ता है ज़बरदस्ती भी, क्योंकि लोग फिर अगर आप नहीं बेचोगे तो कोई और आप उसको बेचेगा, है ना? कोई और उसे लूटेगा। तो इसलिए ये टैक्टिक्स है, आपको ये सीखनी चाहिए अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हो। बाकी अगर आप नहीं जाना चाहते हो फिर भी आपको सीखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है। बिक्री में तेज़ी लाने की अनुमति देता है, ताकि स्पीड से आप चीज़ों को बेच सकें, बाधाओं को दूर करना वगैरह-वगैरह, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है? इसके लाभ हो गए ये। अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ चरण होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पूर्वेक्षण योग्यता और बिक्री कॉल की योजना बनाना,
संभावना के करीब जाना, बिक्री प्रस्तुति बनाना, यानी कि अब देखो ये क्या होता है प्रस्तुति। अब आपने जो शोरूम जा जाते हो आप कहीं पे, शोरूम जा रहे हो, आप मार्केट में घूम रहे हो, तो जो बड़ी बड़ी दुकानें होती है ना, या जो छोटे मोटे थैले लगा कर लोग बैठे होते हैं, खड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो चीज़ें हैं उनके पास जो बेस्ट चीज़ें होते हैं उनको वो वहाँ पे बाहर लगाते हैं डिस्प्ले में। बहुत सारे वो जो एक लड़की है लड़का है वो खड़ी कर देंगे वहाँ पे, मतलब पुतला जो होता है उनका बना के उन पे कपड़े पहना देंगे, वो दिखाने के लिए देखो ये ऐसा हमारे पास मॉडल है, हमारे पास मतलब ऐसे इस टाइप के कपड़े हैं, बहुत ही स्टाइलिश है, बहुत ही अच्छे लगेंगे आप लोगों पे। तो ये बिक्री प्रस्तुत करना होता है, डिस्प्लेइंग करना होता है, ताकि लोग खरीदे उस चीज़ को ना, अब इसलिए वो इसलिए बेच रहे हैं ताकि लोग खरीदे। और ये आपत्ति में आपको बता ही दिया है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है कि भाई ये ब्रांड मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसमें ये कमी है, तो वो आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये कमी नहीं है, ये सब में होती है, ये नॉर्मल है। अगर आपको दिक्कत आती है इस चीज़ में तो आप इसको चेंज करा सकते हैं, ठीक है? पैसे वापस नहीं होंगे, लोग ज़्यादातर यही होता है, पैसे वापस नहीं होंगे, लेकिन आप पर आपने क्या किया, उसको बेच तो दिया ना एटलीस्ट। बहुत से कम देखो, 100 लोग लेके जाएँगे आपसे, उसमें से मुश्किल 10 लोग ही वापस आएँगे देने के लिए, वो भी नहीं आते हैं, ठीक है? हमारे जैसे लोग तो जाते भी नहीं है वापस कि यार क्या टाइम वेस्ट करें वहाँ पे जाके, है ना? वो लोग 4 बहस करेंगे हमसे, हम 4 बात करेंगे, तो बिक्री बंद करना वही क्लोजिंग करना कि भाई बुक हो चुका है आपका, आप खरीद लो। जैसे कि कार हम खरीदने जाते हैं कभी, तो वही होता है लास्ट में कि भाई हम बुक कर दो ये मेरे नाम से, इसको रजिस्टर करवा दो, और हम बाकी की पेमेंट बाद में दे देंगे। इस तरीके से वो बुक करना, क्लोजिंग करना एक ही बात होती है, ठीक है? इसी को हम बिक्री को बंद करना बोलते हैं। उसके अलावा पूर्वेक्षण, योग्यता, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? मैंने ऐसे हाईलाइट कर दिया था ये। मैं पढ़ रहा था तो मुझे लगा वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैंने फिर इसको हटाया नहीं। इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको दिखाऊँगा आगे अभी। संभावना की ओर बढ़ना, ये तब होता है जब संभावना और विक्रेता एक-दूसरे के साथ सीधे संपर्क में, देखो यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको बताया ना अभी कि भई मेरा मन है गाड़ी लेने का, तो मैंने घर बैठे-बैठे कॉल लगाया किसी भी मतलब कंपनी में, मारुति वालों के पास या होंडा वालों के पास, कि भाई मुझे कार लेनी है। अब वो मुझ में इंटरेस्टेड हो जाएँगे, मुझे बार-बार कॉल करेंगे। एक बार मैंने पूछा बस उनसे कि भई कार है, क्या रेट पड़ जाएगा, ऑन रोड कितने की पड़ेगी, व वगैरह-वगैरह। तो वो मुझे बताएँगे कि सर आपको कब लेनी है गाड़ी, हम बुक कर देते हैं, आप इतना आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। वो अपना नंबर देते फिरेंगे मुझे कि भई आप यहाँ पे आ जाओ। अब मुझे 36 लोगों के फ़ोन आएँगे बार-बार कि सर आपने कार के लिए इंक्वायरी की थी, आपको कब चाहिए गाड़ी, आपका बजट क्या है, वगैरह-वगैरह, पता नहीं क्या-क्या पूछते रहेंगे। आपका कलर कौन-सा पसंद है, आपको क्या कलर चाहिए, हमारे पास ये वाले कलर्स हैं, डिस्काउंट बताएँगे आपको बार-बार फ़ोन कर के। तो ये क्या है, एक संभावना क्रिएट कर रहे हैं वो लोग, ताकि मैं ज़बरदस्ती गाड़ी खरीद लूँ। बेशक मैंने ऐसे ही फ़ोन किया है मज़े के लिए, मैंने किया भी था ऐसे ट्राई करने के लिए, तो मेरे साथ ये हुआ है रियलिटी में। तो वो लोग बार-बार कॉल करते हैं आपको, वो क्या है, संभावना क्रिएट कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी बिचे, है ना? सेल हो ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक तरीका होता है, यही सेलिंग है, ठीक है? उसके बाद सेल्स प्रेजेंटेशन, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। देखो जब भी आप कुछ चीज़ सेल करने जाओगे कभी, आज नहीं तो कल आप कुछ ना कुछ बनोगे ही ना, तो कभी ना कभी आपको चीज़ सेल करनी पड़ती है। तो अपने आप को भी सेल कर रहे हैं अभी हम, है ना? जॉब करते हैं तो वो आप सेल ही कर रहे हो, अपने आप को बेच रहे हो वहाँ पे ले जाके। आपका दिमाग खरीद रहे हैं, वो आपकी स्किल ले रहे हैं, तो वो आप सेल कर रहे हो अपने आप को। तो ये सेल्स प्रेज़ेंटेशन बहुत ज़रूरी है, आपको दिखाना चाहिए कि भाई आपके पास क्या क्वालिटीज़ हैं, ठीक है? या फिर आप जो चीज़ बेच रहे हो, उसमें क्या ख़ासियत है, ठीक है? तो ये प्रेज़ेंटेशन बहुत ज़रूरी है। पता चल रहा है मेरे पास कुछ सेल करने के लिए मान लीजिए मेरे पास लैपटॉप है ये, लैपटॉप कह रहा हूँ, टैबलेट है सेल करने के लिए, तो मैं इसको सेल कैसे कर पाऊँगा अगर मेरे को पता ही नहीं है इसकी ख़ासियत क्या-क्या है ना? तो उसके लिए मुझे पहले सीखना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या-क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या-क्या बुराइयाँ हैं। तो बुराई तो मैं बताऊँगा नहीं अपने कस्टमर को, तो मैं बताऊँगा अच्छाइयाँ, जो इसमें सबसे बेस्ट चीज़ें हैं कि भाई ये बहुत बड़ी स्क्रीन है इसकी, है ना? और इसमें हम कॉल भी कर सकते हैं, वाईफ़ाई भी है, वगैरह भी है, ये भी है। अब तो सभी टैबलेट में आते हैं ये सब चीज़ें, और मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐसी गिनाऊँगा जो कि और टैबलेट्स में शायद ना हो, ठीक है? और मैं इसका प्राइस रखूँगा एक रीज़नेबल, ताकि वो खरीदे। बहुत ज़्यादा मैं इसमें मार्जिन नहीं रखूँगा अपने लिए। ये एक सेल्स प्रेज़ेंटेशन होता है। मुझे देखना पड़ेगा कि जो सामने वाला बंदा है,
वो मेरे से चालाक है, मतलब समझदार है, उसे पता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, उसे कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है? तो ये सेल प्रेज़ेंटेशन है, बहुत ज़रूरी है, आपको बनानी चाहिए। ये क्वेश्चन में शायद ना भी पूछे, मैंने आपको बता दिया, है ना? आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, ताकि आप, क्योंकि आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। और उसके बाद आपत्तियों से निपटने के तरीके, देखो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपत्तियों से आप कैसे निपट सकते हो? आपत्ति मतलब वही कि भाई ऑब्जेक्शंस है सामने वाले को। मैं कुछ खरीदने गया हूँ, तो मुझे लगता है कि कोई गाड़ी जो है उसमें ये कमी है। जैसे कि मैं मारुति में जाऊँगा तो मैं बोलूँगा कि भाई ये डब्बा है, मतलब टीन का डब्बा है, बहुत ही सेफ्टी बेकार है इसमें, ये है, वो है। वो क्या करेगा, आपत्ति मेरी कम करेगा, ख़त्म करेगा। कैसे कि भाई हमारी गाड़ी बहुत रिलायबल है, गाड़ी है ये, डब्बा नहीं है या फिर कोई लोहे का एक ट्रक नहीं है कि आप इसको लेके जाओगे। ये गाड़ी है, गाड़ी की तरह से देखिए आप इसे, और मतलब काफ़ी रिलायबल है, कम आप खर्चे में आप पूरी ज़िंदगी आपको चलाएगी। मतलब इस तरीके से मैं बताने की, वो मतलब मुझे बताएगा, जो सेल्स पर्सन होगा। तो ये क्या है, वो मेरी आपत्ति दूर करेगा, वो बोलेगा कि सर ये बहुत ही, इंडिया तो मतलब इंडिया की नंबर 1 गाड़ी है मारुति, और बहुत ही ट्रस्ट है लोगों को इस पे। अब कभी भी ये इसका इंजन धोखा नहीं देगा, कोई भी मैकेनिक इसको पकड़ लेता है, इसकी गाड़ी को मतलब ठीक कर सकता है, कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो आप ठीक करा सकते हो इसको कहीं पर भी। तो ये सब चीज़ें करके वो मुझे संतुष्ट करेगा। तो यही होता है आपत्तियों से निपटना, ठीक है? बाकी यहाँ पे तरीके बता रखे हैं कि भैया आपको कभी भी बहस तो नहीं करनी है, पहली बात तो, ठीक है? आपको कभी भी डिबेट नहीं करने की, नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी गाड़ी खराब हो ही नहीं सकती। तो ये गलत तरीका है, ठीक है? और कह रहा है कि आपत्तियों को हमेशा दिलचस्प बिंदु के रूप में देखें कि भाई अच्छा ऐसा भी है हमारी गाड़ी में, ओके सर, आपकी बात में तो मैं एग्री करता हूँ, और आगे से हम लोग ये इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो आप उस सामने वाले को फ़ील कराओ कि भाई आपकी जो बात है हमने मानी है, और अगर आप, तो आप भी हमारी बात मानें, ठीक है? तो ऐसे ही मतलब आपत्तियों को दूर करना यही होता है, आप सामने वाले की बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि आप मतलब उसने पैसे दिए हैं भाई, खरीदी है उस गाड़ी को, सर्विस खरीदी है उस चीज़ की, उसी पैसों से आपकी सैलरी आ रही है, ठीक है? उत्तर देने में जल्दबाज़ी ना करें, उत उत्तर देने में जल्दबाज़ी बार-बार, देखो क्या है, देखो 6-6 बार लिख दिया है ये चीज़ों को। ख़ैर, जल्दबाज़ी नहीं करनी है, आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए, ये तो ये नॉर्मल चीज़ है हमारी ज़िंदगी में। हमें लगता है कि जि लोग हमसे आगे बढ़ रहे हैं, इतने ज़्यादा निकल रहे हैं, नहीं करो यार, वो उनकी ज़िंदगी है, उनको चलने दो। उनकी शायद लाइफ़ आपसे, उनकी लाइफ़ में जो चीज़ें हो रही हैं, वो आपसे अलग हैं। आपकी लाइफ़ की जो चीज़ें हैं, वो उनसे अलग है। आपकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी लाइफ़ में नहीं होंगी शायद, तो इसलिए वो, उनकी ज़िंदगी तेज़ चल रही है। और ये सोशल मीडिया जो आया है जब से लोग, हम लोग जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, दूसरे को देख के कि भाई उसकी लाइफ़ इतनी अच्छी है, मेरी लाइफ़ इतनी बेकार है, मैं तो घर में रहता हूँ, रहती हूँ। तो ये नहीं सोचना चाहिए हमें, सबकी लाइफ़ में एक अलग-अलग चीज़ें हैं, आपकी लाइफ़ भी एक दिन अच्छी होगी। अधिक उत्तर ना दें, ज़्यादा फालतू की मतलब बकवास नहीं करनी है आपको, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आप उत्तर नहीं जानते तो जानकारी को इकट्ठा करना है आपको, नॉलेज गेन करना है, उसके बाद आपको उत्तर देना है। ऐसे नहीं है कि हवा-हवा में आपने कुछ भी बोल दिया, ठीक है? वो कस्टमर है, वो चालाक है। जब कस्टमर भी चालाक है आज, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? बेकार की चर्चा ना की जाए। अ, आश्वस्त रहें और अपने उत्तर पर कभी संदेह ना करें। तो अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो आप ऑब्वियसली एक अच्छा उत्तर देंगे उसको, ठीक है? इसलिए आप संदेह नहीं कर सकते अपने उत्तर पे। उसके बाद बिक्री बंद करना, यानी कि वो एक क्लोज़िंग करना, लास्ट में यही होता है। अब ग्राहक आपका मान गया है थोड़ा बहुत, आपको लगता है कि वो पॉइंट पे आ गया है, उसको गाड़ी अब ले लेनी है शायद, वो खरीद लेगा अब आप क्या करेंगे? क्लोज़िंग करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे आप इस चीज़ को? तरीका बता रखा है। आप मान सकते हैं, ठीक है, अपने मन ही मन कि हाँ भाई ये बंदा मान गया है, दिमाग लगाते हैं ना हम लोग अपना इंडियन माइंड, कि अब ये मान गया है, अब ये खरीदेगा गाड़ी। आप क्या करेंगे कि सर मैं बुक कर दूँ आपके नाम से, या तरीका होता है कि भाई बुक कर दूँ, ये वाला कलर हम आपको दे देंगे, ये कलर वैसे बहुत महँगा आता है, इसका हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन ये कलर आपको फ्री में मिल जाएगा, अगर आप इस गाड़ी को आज ही बुक कराते हैं तो, ठीक है? गाड़ी को या कोई भी आप लेने जा रहे हो, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ गाड़ी का, ताकि ये, क्योंकि गाड़ी जो है एक प्रोफ़ेशनल चीज़ है, और कभी न कभी हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, बाइक ले लो, गाड़ी कार ले लो, जो भी है। तो एक यूनिवर्सल तरीका है मैं समझाने का, मैं ये समझाता हूँ हर बार। आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी होगी, वहाँ पे मैंने कुछ ऐसे स्टार्ट किया था, राइट? और उसको नुकसान बताना है आपको। नुकसान से मतलब है कि गाड़ी का नहीं,
कि अगर आप गाड़ी नहीं खरीदते हो तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, कि भाई अगर अगर ये गाड़ी आप आज नहीं लोगे तो ये कल महंगी हो जाएगी, इसकी प्राइस बढ़ जाएंगे, आपको इस रेट पे ये गाड़ी नहीं मिलेगी जो आपको आज मिल रही है। तो ये आप ऐसा उसको डरा सकते हो ताकि वो जल्दी से बुक करे। ठीक है, ये वैसे बहुत ही तुच्छ कोटि के झूठ है। ठीक है, ये तब तरीका है, वैसे इससे और बेटर तरीके हो सकते हैं। आप उस सामने वाले को मना ले, है ना, मतलब आप क्या है ना, गिफ्ट वाउचर्स देके, या आप कहे कि भाई हमारी तरफ से आपको ये चीज़ें फ्री मिलेंगी, ये जो हमारे गाड़ी मतलब गाड़ी के अंदर कुछ जब खरीदते हैं ना नई नई गाड़ी को, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमें एक्सेसरीज लगानी पड़ती है ऊपर से, तो वो कहेंगे कि भाई हम ये जो 10,000 की एक्सेसरीज है आपको फ्री में दे देंगे, इस तरीके से। तो वो एक अच्छा तरीका है गाड़ी के लिए किसी भी कस्टमर को मनाना, कि भाई उसको लगेगा कि हाँ 10,000 रुपये बच रहे हैं, मेरी मेरी जो गाड़ी है उसमें ये मैट वैट मिल मिल जाएगा मुझे, और जो व्हील कवर्स है वो मिल जाएंगे, स्टीयरिंग कवर्स है वो मिल जाएंगे, जो डोर वाइजर्स हैं और जो रेन वाइजर्स हैं वो मिल जाएंगे। तो बहुत सारी फ़ायदे उसे दिखेंगे कि हाँ ये मुझे एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, क्योंकि जब गाड़ी कोई खरीद रहा है तो मतलब सब कुछ सब जगह से उसने जो बचाया के रखा था पैसा, वो सब कुछ निकाल के वो वहाँ लगाता है, तो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। मतलब गाड़ी लेने के 2-3 साल बाद तो वो बेचारा अपने आप को संभाल ही नहीं पाता है, इतना मतलब प्रॉब्लम में रहता है। तो ये है। बाकी फिर आपका जो है वो क्लोजिंग हो जाती है, तो उसके बाद मामला ठीक हो जाता है। ये देखो यहाँ पे तरीका बता रखा है कि अप्रत्यक्ष आप समापन कैसे कर सकते हो कन्वर्सेशन का, कि भाई मैं आपको ये रंग दे देता हूँ, या आपको कौन सा पसंद है, इस तरीके से मेरे को बता दिया, जो पीछे भी सेम चीज़ है। अनुवर्तित कार्रवाई या प्रतिक्रिया, एक बार उत्पाद बेच जाने के बाद फीडबैक लेना ग्राहकों के साथ। अनुवर्तित, हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है, फीडबैक। ठीक है, अभी तो आपको पता ही होगा फीडबैक का मतलब क्या होता है। जब भी कोई काम पूरा हो जाता है उसके बाद जो एक मैसेज या जो कमेंट सजेशन के रूप में आप लेते हो अपने कस्टमर से, अपने फ्रेंड से, है ना, जो भी आपके करीबी हैं या जो आपके कलीग्स हैं, उसे हम फीडबैक कहते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि भाई आप सामने वाले को ये पता रहता है कि ये बंदा समझदार है, ये फीडबैक लेने आया है, ताकि देखो जैसे कि मैं अभी आपको बोलूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बोलना, बताना कि वीडियो कैसी लगी, और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब वगैरह करके रख लेना, अच्छी बात रहेगी आपके लिए। कम मतलब मैं वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, शायद इस साल ना भी आए, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं लाऊँ, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आपको पता है, मैं अभी मई में मेरे एग्ज़ाम है। खत्म होने के बाद मैं फ्री हो जाऊँगा, फिर मैं आपको जून-जुलाई के जो है मैं आपको करा के दूँगा। टेंशन मत लेना उस चीज़ की। एग्ज़ाम से पहले-पहले मैं काफ़ी वीडियोज़ बना के दे दूँगा आपको। उसकी आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट करना अच्छा-सा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। तो ये क्या है फीडबैक, ये इससे मुझे पता चलेगा कि आपका वीडियो देखने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा और मैं उसको कैसे सुधार सकता हूँ, ठीक है? क्या कमी रही मेरी वीडियोज़ में, तो उसको ठीक करने के लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप कमेंट करो। तो ये क्या है, एक तरीके से प्रतिक्रिया है। मैं अपने ग्राहक से प्रतिक्रिया माँग रहा हूँ। मैंने जो दिया है आपको, है ना? उसकी प्रतिक्रिया माँग रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि हाँ, ये सीरियस है अपने काम के प्रति, ठीक है? तो ये इसको बोलते हैं प्रतिक्रिया। तो ये बहुत ज़रूरी है, देनी चाहिए हर व्यक्ति को। मैं भी देता हूँ जब भी मुझे, जैसे कि कोई डिलीवरी वाला बंदा आता है कुछ सामान लेके, जब भी हम कुछ ऑनलाइन मंगाते हैं तो मैं उसको एक फीडबैक देता हूँ कि हाँ, आपका जो काम है अच्छा लगा या नहीं लगा। कुछ लोगों का काम बुरा लगता है क्योंकि वो जो टाइम बताते हैं उस पर नहीं आते हैं, तो वो लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं, जो टाइम के पाबंद नहीं है बिल्कुल भी, है ना? मतलब थोड़ा बहुत तो टाइम हो जाता है कि भाई हाँ, 1.5 घंटा, आधा घंटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग 4-4 घंटे बाद आ रहे हैं, पता चल रहा है, मैंने डिलीवरी का देखा है कि भाई सुबह तक हो जानी चाहिए 10 बजे तक, वो बंदा रात में आ रहा है 10 बजे। तो ये तो बहुत बेकार हो गया ना सिस्टम। तो ये फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बिक्री के बाद विक्रेता द्वारा कुछ कदम हैं जो उठाए जाने चाहिए, जैसे कि खाता पेट पर ध्यान दें, ज़रूरतों और समस्याओं वाले लोगों की तलाश करें, संतुष्ट हो सके, ग्राहकों के साथ संपर्क और संबंध बनाए रखें, ग्राहकों की शिकायतों की तुरंत सँभालें। हाँ, अब किसी ने आपसे कुछ खरीदा है तो आप पे भरोसा किया है उस बंदे ने, ताकि आपको भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको सुनें, ठीक है? आपकी जो मतलब उसकी जो प्रॉब्लम्स है आप उनको समाधान दें उस चीज़ का।
ताकि फ्यूचर में भी वो आपसे कनेक्टेड रहे, आपसे चीज़ों को खरीद ले। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी और भी कुछ है क्या इसके अंदर? शायद खत्म हो गया है, कीवर्ड्स बच रहे हैं। चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।